भारत में बल्कि पूरे विश्व में, जिसमें कि अपने एम्पायर को बनाए रखने पर, उस पर कंट्रोल एस्टेब्लिश्ड करने पर सबसे अधिक फोकस किया गया था। चूंकि जर्मनी और इटली की तरफ से इन्हें राइवलरी मिल रही थी, इन्हें प्रतिद्वंदिता मिल रही थी। और इसीलिए आपका युवा जोश बहुत उछाले मारता है, कुलाचे भरता है, और आप कहते हैं कि सुभाष चंद्र बोस में अदम्य साहस था, अदम्य वीरता थी, राष्ट्र के प्रति त्याग, समर्पण, बलिदान की भावना से भरपूर होकर जब वो जर्मनी के लिए निकल पड़े और जर्मनी से फिर जब जापान आ गए तो महात्मा गांधी ने सपोर्ट नहीं किया उनको, इसलिए क्योंकि हम ये बात जानते थे कि जर्मनी और जापान भी ब्रिटेन और फ्रांस की तरह ही साम्राज्यवादी है, और हमारा उद्देश्य साम्राज्यवाद का विरोध है। इसलिए जर्मनी या जापान किसी की सहायता पर हम अपनी स्वतंत्रता को अर्जित नहीं करेंगे, बल्कि हम अपने बलबूते पर अपनी स्वतंत्रता को अर्जित करेंगे। हमें किसी के सहायता की जरूरत नहीं है। वह तो थोड़ा उदारवादी साम्राज्यवादी था, यह तो और उग्रवादी साम्राज्यवादी था। कहीं ना कहीं सुभाष चंद्र बोस गलती कर बैठे थे जर्मनी और जापान को समझने में। कहीं ना कहीं साम्राज्यवाद की जो अंतर्राष्ट्रीय समझ थी वह कहीं ना कहीं उनमें कम हुई थी। लेकिन नेहरू, महात्मा गांधी हिले नहीं, मौलाना अब्दुल कलाम हिले नहीं। उन्होंने इस बात पर बल दिया कि नहीं, हम भारतीय जनता के प्रयासों से स्वतंत्रता को अर्जित करेंगे। तो यह साम्राज्यवाद जो है वो साम्राज्यवाद के कई चरण हैं। पहले अप्रत्यक्ष रूप में अपने कंट्रोल को ये एस्टेब्लिश्ड करने का प्रयास करते हैं, किसी कंपनी के माध्यम से अपने कंट्रोल को एस्टेब्लिश्ड करने का प्रयास करते हैं, और फिर धीरे 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 जो इकोनॉमिक कंट्रोल है, जो इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन है, उससे वो पॉलिटिकल कंट्रोल और पॉलिटिकल एक्सप्लॉयटेशन को एस्टेब्लिश्ड करते हैं, और वो और अधिक रेडिकल हो जाता है। इसलिए वो और अधिक रेडिकल एक्सप्लॉयटेशन हो जाता है, इसलिए वो और अधिक रेडिकल कंट्रोल हो जाता है, और इसलिए शोषण का जो लेवल है वो बढ़ता चला जाता है। इनडायरेक्ट से जैसे ही डायरेक्ट फॉर्म में आप जाएंगे, एक्सप्लॉयटेशन बढ़ता चला जाएगा, क्योंकि वो किसी भी सूरत में कंप्रोमाइजिंग मूड में नहीं है। कॉलोनीज को छोड़ नहीं सकते हैं, क्योंकि यूरोप में जो 19th सेंचुरी का एंड है और जो 20th सेंचुरी का जो बिगिनिंग है, उसमें यही कॉन्सेप्ट है पूरे यूरोप में कि एक राष्ट्र का तीव्र विकास बिना कॉलोनीज के नहीं हो सकता है। और ब्रिटेन ने जो इतना फास्ट डेवलपमेंट किया है उसका कारण कॉलोनीज है, और ब्रिटेन भी इस बात को जानता है कि हमारे फास्ट डेवलपमेंट के पीछे हमारी कॉलोनीज की शक्ति है। इसलिए कॉलोनीज को बनाकर रखना है, छोड़ना नहीं है। लास्ट तक 1940 के दशक में आप देखेंगे युद्ध में हार रहे हैं ब्रिटेन, लेकिन फिर भी चर्चिल भारतीय मांगों के आगे झुकता नहीं है। 1940 अगस्त प्रस्ताव देखिए, 1942 क्रिप्स मिशन प्रपोजल को देखिए। विश्व में हर कहीं हार रहे हैं, लेकिन फिर भी चर्चिल भारत को स्वतंत्र करने पर तैयार नहीं है। और 1942 में जब थोड़ा ब्रिटेन की स्थिति ठीक होनी शुरू हुई तो ब्रिटेन कहता है कि एक तरफ विश्व में जब हम हर कहीं जीत रहे हैं तो हमें खूसट बुढ़े के सामने झुक नहीं सकते हैं। गांधी को कह रहा है, जब एक तरफ पूरे विश्व में हम जीत रहे हो तो हम एक बुढ़े के सामने जो अपने मृत्यु सैया के करीब है, हम झुकने के लिए तैयार नहीं है। मतलब समझ रहे, एटीट्यूड को थोड़ा समझिए आप। मतलब हम किसी भी कीमत पर भारत को स्वतंत्र नहीं करना चाहते हैं। ये तो फिर जब 1945 में आप आएंगे और जब यूएसएसआर और यूएसए का इमरजेंस होता है सुपर पावर के रूप में, उनका जब कंपल्सन है, प्रेशर है, चूंकि दोनों ही
कॉलोनियलाइजेशन के अगेंस्ट हैं, इंपीरियलिज्म के अगेंस्ट हैं। क्योंकि यूएसए का तो अपना डायरेक्ट एक्सपीरियंस ही है कॉलोनियल रूल का, इंपेरियल रूल का, इसलिए वो भी अपोज्ड करता है। और सोशलिज्म भी कॉलोनियलाइजेशन को हमेशा अपोज्ड करता है। मार्क्स कहता है कि एक्सप्लॉयटेशन का जो सबसे वर्स्ट फॉर्म है वो कॉलोनियलाइजेशन है। इसलिए सोशलिस्ट कंट्री भी अपोज्ड करते हैं और यूएसए भी अपोज्ड करता है, और ब्रिटेन को कंपल्सन में मानना पड़ता है। क्योंकि रसिया लगातार बढ़ता जा रहा है, जर्मनी तक आ चुका है रसिया, लाल झंडा पूरा पूर्वी यूरोप में फहराया जा चुका है। जर्मनी का विभाजन हो गया, पूर्वी और पश्चिमी जर्मनी, मतलब आधी जर्मनी में लाल झंडा लहराया जा चुका था। अब तो ब्रिटेन को बचाने की बारी है, भारत को छोड़ो। अब तो खुद की समस्या इतनी गंभीर है कि रसिया कब क्या कर डालेगा पता नहीं है। किसी तरह से अमेरिका के पीछे लग करके अपने आप को बचाने की राजनीति है। इसलिए भारत की समस्या को छोड़ो, और भारत का जो विभाजन है वह भी उनके कारण हुआ, लास्ट में उनकी हड़बड़ाहट में हुआ। क्योंकि उन्होंने कहा कि आप अगर जून 1948 तक अगर अपने प्रॉब्लम को, अगर आप अपने डिस्प्यूट को रिजॉल्व नहीं करते हैं तो हम भारत को छोड़ के चले जाएंगे। खुद माउंटबेटन का स्टेटमेंट है कि हमें नहीं पता कि जिन्ना को टीबी है। अगर मैं जानता कि जिन्ना को टीबी है और जिन्ना मरने वाला है तो मैं डिसीजन को डिले करता। वो तो ऊपर से प्रेशर है कि भारत को छोड़ो, भारत समस्याग्रस्त हो चुका है। अदरवाइज वो छोड़ने के लिए तैयार नहीं थे। और अगर आपको विश्वास नहीं हो तो जब जापान की पराजय हुई, जापान में जब परमाणु बम गिराए गए, तब देखिएगा इंडोनेशिया, वियतनाम, सब पर जो फ्रांसीसी और डच उपनिवेश था उन्होंने फिर से कैप्चर किया है। हो ची मिन्ह वगैरह सब पढ़िएगा। मतलब जैसे ही जापान का पतन हुआ वैसे ही फ्रांस और डचों ने फिर से जो एशिया में, साउथ ईस्ट एशिया में जो उनके कॉलोनीज थे उनको कैप्चर करने का प्रयास करता है, जिसके अगेंस्ट भारत ने नई दिल्ली सम्मेलन बुलाया 1947 में और 1949 में, और फिर 1954 में कोलंबो प्रस्ताव हमने पास किया, फिर 1955 में बांडुंग सम्मेलन हम लोगों ने किया, और हम लोगों ने इंटरनेशनल प्रेशर क्रिएट किया कि नहीं, जब ये डीकोलोनाइज्ड हो चुका है तो फिर से कॉलोनियलाइजेशन नहीं होना चाहिए। तो बहुत सारी बात है। मैं सिर्फ ये चाहता था कि थोड़ा सा आप इस बात को समझिए। एक मिनट सुना जाए। मैं सिर्फ इस बात को समझता था कि आप इस बात को समझिए कि जब आप इवैल्यूएट कर रहे हैं इसको, तो इवैल्यूएट जो है एक तात्कालिक अर्थों में कर सकते हैं आप। तो तात्कालिक अर्थों में जब आप इसको इवैल्यूएट करेंगे तो विद्रोह को सक्सेसफुल नहीं मानेंगे। क्यों नहीं मानेंगे? क्योंकि जो दोनों एम था, दोनों ही एम को हम प्राप्त नहीं कर पाए हैं। हमारा दो एम था, ब्रिटिश शासन की समाप्ति, ब्रिटिश शासन समाप्त हुआ नहीं है, और मुगल शासन की पुनर्स्थापना, वो भी नहीं हो पाया है। तो पहले ये दोनों पॉइंट अगर आपको समझ में आ रहा है तो इसके आधार पर आप इवैल्यूएशन कर सकते हैं, और फिर एक दूसरा इवैल्यूएशन इसके आधार पर हम करेंगे। ठीक है ना? अब क्या पूछना चाहते हैं? सर ये जैसे पूछे कि अभी मतलब जो इवैल्यूएशन आप कर रहे हैं वो बहुत ही तात्कालिक समय में कर रहे हैं, मतलब जब रिवोल्ट हुआ यहां पे लिखा हुआ हेडिंग ही है। ठीक है, मतलब वही उसी चीज का आप एक दे रहे हैं कि मतलब ये ज्यादा डायरेक्ट और ऑपरेसिव हार्श हो गया। ज्यादा ये जो ब्रिटिश रूल था वो ज्यादा हार्श हो गया, ज्यादा ऑपरेसिव हो गया। इसके कारण से जब यहां पे डायरेक्ट रूल एस्टेब्लिश्ड हुआ तब उस चीज को आप सब स्टेज मतलब उसको ये करने के लिए प्रूफ